दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 14 के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलिए सुनिएगा उसका पहला न्यूमेरिकल। देखिएगा ये प्रकाश का फर्स्ट लेसन का न्यूमेरिकल है, ठीक ना। तो सुनिएगा, कह रहा है कि कोई मनुष्य, देखिएगा पहले ये भी बात सुन लीजिए, जो भी अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं तो जो लोग जितने बच्चे हैं अगर इस प्रकाश के थ्योरी का वीडियो ना देखे होंगे तो वो जाके प्ले लिस्ट में इसके वीडियो देखकर फिर न्यूमेरिकल वाले वीडियो देखिएगा, ठीक ना। और जिन लोगों को पता है वो तो उनके लिए तो भाई बहुत अच्छा है, ठीक ना। जिनको ना पता हो वो लोग जो फर्स्ट बार प्रकाश पढ़ रहे होंगे तो वो लोग पहले उसके लेक्चर देख लेंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है, कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है। 3 सेकेंड के पश्चात मनुष्य और उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी होगी। बात समझिएगा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग डायग्राम बना लेंगे, जैसे कोई भी आप प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं तो उसका आप सबसे पहले डायग्राम बनाइए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और सॉल्व करने में आसानी भी रहती है, ठीक ना। तो देखिए कह रहा है कि एक समतल दर्पण है, चलिए भाई समतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। ये समतल दर्पण हो गया। इससे कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, जैसे मान लीजिए क्या है 50 सेंटीमीटर दूरी पे कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक ना। इसको मान लेते हैं O बिंदु, ठीक ना। P बिंदु पे कोई व्यक्ति है, तो भाई यहाँ पे व्यक्ति है तो इसका प्रतिबिंब भी इधर 50 सेंटीमीटर दूरी बनेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए यहाँ पे P डैश, इसकी भी दूरी क्या होगी 50 सेंटीमीटर। ये समतल दर्पण की प्रॉपर्टी है, ठीक ना। गुण है कि समतल दर्पण से जितनी वस्तु दूर रहती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना दूर ही बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, ठीक ना, और सीधा बनता है। इतनी बात सबको समझ में आती है, सब लोग को पता है, इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दूर पर व्यक्ति खड़ा है तो प्रतिबिंब भी इससे 50 सेंटीमीटर दूरी बनेगा। मतलब प्रतिबिंब और व्यक्ति की दूरी पूछे तो 50-50 100 मीटर, यानी प्रतिबिंब और व्यक्ति की दूरी पूछे बीच की तो दोनों को ऐड करेंगे। यदि दर्पण से पूछेगा तो सेम भाई, ये तो दिया ही है। तो क्वेश्चन में पूछा भी है आपकी व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताना है, ठीक ना। तो समझिए यहाँ पे भाई व्यक्ति खड़ा है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से चलना शुरू किया। अब यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है वो कितने वेग से चलना शुरू किया है, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से चलना शुरू किया। किधर, दर्पण की तरफ। कह रहा है 3 सेकेंड पश्चात, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया 3 सेकेंड में, मान लीजिए ये पोजीशन पाया, इसको मान लेते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं क्या A, ठीक ना। A पोजीशन पा गया ये व्यक्ति यहाँ पे, कितने सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद। तब पूछेगा, तब कह रहा है कि इसका, और जब भाई जब ये व्यक्ति इधर चलेगा तो यहाँ से भी जो इमेज है इधर खसकेगा ना, मान लीजिए A डैश पे आ जाएगा। जैसे ये A पॉइंट पे आएगा तो A डैश तक ये इधर भी आ जाएगा, प्रतिबिंब भी आ जाएगा। तो A और A डैश की दूरी पूछ रहा है, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, इस व्यक्ति का यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इसका इमेज बनेगा। तो इस व्यक्ति और इस इमेज के बीच की दूरी को क्या कर रहा है, इसी को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसी को क्या कर रहा है, आप क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये दूरी टोटल 50 है। यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो P से A तक आने में कितना दूरी तय किया होगा ये व्यक्ति, वो निकाल देंगे तो मालूम चल जाएगा ना कि ये कितना दूरी पे है। घटा देंगे 50 में कितना दूरी पे है दर्पण से। अब प्रतिबिंब से पूछ रहा है तो भाई जितना दूरी दर्पण से व्यक्ति की होगी उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो प्रतिबिंब और व्यक्ति के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी ना। तो चलिए भाई, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणते समय। चाल गुणते समय, चाल दिया है कितना 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से, और समय दिया है कितना 3, तो कितना हो जाएगा 10 दिया 30, यानी 30 सेंटीमीटर दूर क्या चलेगा, व्यक्ति चलेगा। यानी P पॉइंट पे था तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से चलना शुरू किया तो 3 सेकेंड बाद कितना दूरी तय कर लेगा, 30 दूरी तय कर लेगा। तो बचेगा कितना, ये टोटल, अब ये दूरी यानी यहाँ से ये दूरी और ये दूरी कितनी बचेगी, 20 होगी ना। 50 में से 30 घटा देंगे तो 20 ही बचेगी ना। यानी अब जो व्यक्ति है उसका दर्पण से दूरी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है प्रतिबिंब से, तो भाई 20 सेंटीमीटर दर्पण से तो 20 सेंटीमीटर इधर भी बनेगा ना इसका प्रतिबिंब,
समतल दर्पण की तो प्रॉपर्टी है कि जितनी दूरी पे रहता है दर्पण से उतना ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो अब 20 सेंटीमीटर यहाँ हो गया इसका दर्पण से दूरी, तो 20 सेंटीमीटर बाद उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अब आसानी से बता सकते हैं कि जो व्यक्ति है और उसका जो प्रतिबिंब है के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो भाई उसकी दूरी दर्पण से दूरी कितनी है 20 प्लस दर्पण से आभासी उसका प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। यहीं अगर दर्पण से दूरी पूछता तो कितनी हो जाती 20 सेंटीमीटर, लेकिन व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 20 40 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा सबको, कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके आप पुनः देख सकते हैं, ठीक ना। बहुत सिंपल था। समतल दर्पण की प्रॉपर्टी है कि समतल दर्पण से जितनी वस्तु दूर रहेगी उतना ही दूर उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से ही। तो मान लीजिए 50 सेंटीमीटर दूर था तो 50 सेंटीमीटर दूर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों के बीच की दूरी निकाले प्रतिबिंब और व्यक्ति की, तो दोनों दूरियों को जोड़ना पड़ेगा। वही काम यहाँ पे किए हैं। यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से चला है दर्पण की तरफ, 3 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लिया 3 सेंटीमीटर। तो 50 में से 30 घटा दें तो दर्पण से फिर व्यक्ति के जो दूरी तय कर लिया उसके बाद की पोजीशन मालूम चल जाएगी इतना दूरी पे है। अब प्रतिबिंब से दूरी पूछ रहा है तो जितना दूरी ये होगा उतना दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से। दोनों दूरियों का जोड़ देंगे तो व्यक्ति और प्रतिबिंब की दूरी निकल के आ जाएगी जो हम लोगों ने किया है। चलिए ऑप्शन की बात कर ले तो 40 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। कौन सा 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। इतना कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? चलिए नोट करिएगा इसे, फिर हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जब कोई समतल दर्पण हो उसको थीटा एंगल से घुमाते हैं तो जो परावर्तित किरण होती है वो 2 थीटा एंगल से क्या होती है, घूम जाती है। ये पढ़ा है हम लोगों ने, थीटा एंगल से घुमाएंगे तो 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। यदि समतल दर्पण से, ठीक ना, समतल दर्पण में ये समतल दर्पण की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं कि थीटा एंगल से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। यदि दर्पण में v वेग से गति कर रही है दर्पण से बाहर, तो दर्पण में 2v वेग से गति करती हुई आपको प्रतीत आएगी। ये हम लोगों ने समतल दर्पण की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। जो लोग नहीं जानते हो तो लेक्चर की वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना, उसमें बता दिया गया है। या आपके पास बुक होगी तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए कह रहा है कि यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाएगी। तो भाई थीटा के जगह पे कितना दिया है, अब 10 डिग्री दिया है तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। इतना जो परावर्तित किरण होगी इस एंगल से क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। तो चलिए ऑप्शन की बात कर ले तो 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो कितना से घूमेगी 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या कर गया, मैच कर गया। बात सबको समझ में आई होगी, ठीक ना। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि एक समतल दर्पण क्षैतिज से 30 अंश का कोण बना रहा है। यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण, ठीक है, किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण एवं परावर्तन किरण के मध्य कोण होगा। इसी पे ठीक कोण दिया है ना, कोण दिया है, पहला कोण दिया है, दूसरा पूछ रहा है परावर्तित किरण का कितना होगा। तो वहीं इसका भी क्या हो जाएगा 30 अंश दिया है, यानी थीटा बराबर दिया है कितना 30 अंश। तो परावर्तित किरण कितने अंश से घूमती है 2 थीटा से, यानी 2 गुणे 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, ठीक ना। ये तीसरे का सोल्यूशन रहा, ठीक ना, यहाँ पे वहां पे, ठीक ना। तीसरे का सोल्यूशन यहाँ पे थीटा बराबर दिया है 30 अंश, पूछ रहा है परावर्तित किरण और दर्पण के बीच कितने का कोण बनेगा। तो वहीं 2 थीटा होता है, थीटा एंगल से घुमाएंगे तो 2 थीटा एंगल से परावर्तित किरण घूम जाती है। तो 2 थीटा का मान 30 अंश था, 30 दूना 60 अंश। तो ऑप्शन की बात कर ले तीसरे का तो 60 अंश कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए चौथा देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है। तो किसका होता है भाई, हम लोगों ने पढ़ चुका है, किसका होता है बैगनी रंग का। किसका होता है, बैगनी रंग का। और इसी कारण जो क्या होता है आसमान होता है या आकाश होता है, ठीक है ना, इसी कारण जो आकाश होता है वो क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है,
क्या होता है, नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बात सबको समझ में आई ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, बैगनी रंग का। इतना क्लियर है? चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से दूरी से चला, दर्पण की ओर चल रहा है, तो 7 सेकेंड बाद मनुष्य और उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी। सेम पहले जैसे क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था सेम वैसे ही है, ठीक ना? इसका सोल्यूशन देख लीजिए फटाक से ना, एकदम सेम वैसे ही है। किस तरह? पहला जैसा। आपको दूरी दे रखा है समतल दर्पण से, और समतल दर्पण की तरफ ही चल रहा है, कितने चाल से, तो आपको क्वेश्चन में दिया है। बस आपको दूरी निकाल लेना है, कितना दूर चलेगा, फिर उसको टोटल दूरी में से माइनस कर देंगे और उसी का दोगुना कर देंगे तो आपका प्रतिबिंब से दूरी निकल जाएगी। कितना निकल जाएगी? दोगुना कर देंगे तो प्रतिबिंब की दूरी। दोगुना क्यों करते हैं? क्योंकि भाई जितनी दूरी से प्रतिबिंब से दूरी रहती है व्यक्ति की, दर्पण से, उतना ही दूरी पे बनता है क्या, प्रतिबिंब। तो भाई हम 2 + 2 करना है तो इसको नहीं लिख सकते हैं 2 × 2, या 4 को ही 4 बार जोड़ना है, 4 को ही 4 बार जोड़ना है तो 4 × 4 नहीं लिख सकते हैं, या 2 को ही 4 बार जोड़ना होगा, 2 को ही 4 बार जोड़ना होगा तो हम 2 × 4 नहीं लिख सकते हैं। 2 2 4 4 4 8 यानी 8 होगा। ऐसे भी गुणा करेंगे तो 8 ही होगा। तो उसी दूरी को 2 बार जोड़ने से इससे अच्छा है उसका दोगुना कर दे, ठीक ना? दोगुना कर दे। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या दिया है कि कोई व्यक्ति दर्पण से, सेम पांचवा क्वेश्चन है ना, पांचवा क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन जैसे करना है, दर्पण बनाइए, दर्पण बन गया, इससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, चलिए ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पे व्यक्ति है, तो भाई इससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पे ही क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा ना, प्रतिबिंब बनेगा। चलिए वहां पे, यहाँ पे व्यक्ति है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि अब ये दर्पण की तरफ 5 सेंटीमीटर के वेग से चल रहा है, यानी v बराबर दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से किधर चल रहा है, दर्पण की तरफ चल रहा है। कितने सेकेंड में, तो 7 सेकेंड में पूछ रहा है कि 7 सेकेंड बाद वो उसका और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो दूरी निकाल लीजिए भाई। तो क्या होता है, दूरी बराबर, फिर से वही फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुणते समय, यानी 7 × 5 = 35, यानी जो दूरी ट्रेवल करेगा मनुष्य दर्पण की तरफ इतने की स्पीड से इतने समय में, वो कितना हो जाएगा, 35। मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कितनी दूरी ट्रेवल किया, 35। तो 60 में से 35 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 बचेगा ना, 25 ही बचेगा ना, 5 × 5 = 10, 1 3 2 5 1 6, 25 बचेगा। तो भाई इधर भी तो आएगा, इधर भी तो ये जो प्रतिबिंब में खिसक के इधर आएगा, ठीक है। और इसकी भी दूरी कितनी होगी, 25, क्योंकि प्रॉपर्टी है कि जितनी दूरी पे व्यक्ति होता है उतनी दूरी पे क्या आता है, प्रतिबिंब बनता है। तो व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 25 25 50, या 25 का दोगुना 50, कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। बात सबको समझ में आई है? चलिए ऑप्शन की बात कर ले, पांचवे का, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 50, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बात सबको समझ में आई होगी, इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक ना। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी जाती है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। यहीं से निकल गया भाई, मैंने अभी बताया कि दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु को रखते हैं उतना ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनता है, सेम उतना ही दूरी पे बनता है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहे हैं दर्पण से, तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी प्रतिबिंब बनेगा ना। तो छठवें का यही आपका मिल गया आंसर, छठवें क्वेश्चन का। मान लीजिए दर्पण है, इसे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे यहाँ पे वस्तु को, चलिए भाई आदमी को ही रख दे रहे हैं, तो कितना दूर बनेगा, इससे 10 ही सेंटीमीटर दूर बनेगा ना इसका प्रतिबिंब, यहाँ पे बन जाएगा, इमेज बन जाएगा वहां पे व्यक्ति का। यही पूछता कि इसके और इसके बीच की दूरी, तो दोनों को ऐड कर लेते, दोगुना कर देते। लेकिन पूछ रहा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो भाई जितनी दूरी पे व्यक्ति रहेगा उतना ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, 10 का 10। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए और आगे देखते हैं।
7वां सवाल क्या कह रहा है उसको भी सुन लेते हैं। सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता। फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता, क्यों भाई? मैंने लेक्चर में बताया है विसरण परिवर्तन के बारे में। विसरण परिवर्तन के विसरित या विसरण, विसरण या विसरित क्या होता है? तो जब प्रकाश, 7वें क्वेश्चन को समझा रहे हैं, ठीक ना? जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराता है तो वो क्या होता है? चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो यही कारण है भाई, यही कारण है कि मान लीजिए प्रकाश का, जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा चलता है। यही कह रहा है ना, सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं होता है। क्यों? विसरण के कारण ही। जैसे मान लीजिए कमरा है, ठीक ना, तो प्रकाश बाहर निकला, कमरे में तो आया नहीं, बाहर गिरा, तो बाहर की जो जमीन है वो खुरदरी है, वहां पे पड़ता है प्रकाश, तो उसका विसरण हो जाता है, विसरित हो जाता है, और वही प्रकाश आपके कमरे में जाता है, जिससे अंधेरा नहीं रहता है। जिस कमरे में प्रकाश का विसरण नहीं, यानी जिस कमरे में प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां पे अंधेरा रहेगा, ठीक ना? जैसे मान लीजिए आप खिड़की बंद कर दीजिए, दरवाजा सब बंद कर दीजिए, तो विसरण का जो प्रकाश होगा वो आपके कमरे में नहीं एंटर कर पाएगा, तो अंधेरा रहेगा। यहीं कहीं से खुला उला रहता है तो वहां से प्रकाश आ जाता है। किसके कारण? विसरण परिवर्तन के कारण, विसरित परिवर्तन के कारण, ठीक ना? तो 7वें का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए इसमें प्रकीर्णन के कारण, ध्रुवण के कारण, इनमें से कोई नहीं, अपवर्तन के कारण, तो जो 7वें का ऑप्शन नंबर डी है ना, इनमें से कोई नहीं। भाई विसरित परिवर्तन दिया ही नहीं है तो हम लोग किसको मारे? परिवर्तन को मारे, सॉरी अपवर्तन को मारेंगे? नहीं, अपवर्तन क्या छत की दीवार, छत की जो फ्लोर है उसको छेद कर आ जाएगा प्रकाश? नहीं ना, दीवार को छेद कर आ जाएगा, तो अपवर्तन तो ऐसे ही गलत है। कह रहे कि प्रकीर्णन के कारण, भाई प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है, ठीक ना? किसके कारण होता है? विसरित परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए 7वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बात सबको समझ में आई होगी, ठीक ना? तो चलिए 7 क्वेश्चन हो गए, 8वां भी देखते हैं, ठीक ना? 8वां इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग। नोट क्या करना है, बहुत आसान था, इंटरेस्ट आ रही है सब लोगों को, ठीक ना? जिसको नहीं आ रही होगी भाई, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको पहले लेक्चर की वीडियो देख ले, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक ना? तो चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। चलिएगा तो देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण को कम से कम लंबाई लेनी होगी। भाई कोई व्यक्ति है, ठीक ना, कोई व्यक्ति है और इसकी हाइट दिया है कितना? इसकी हाइट दिया है 1.4 मीटर, 1.4 मीटर। तो भाई ये अपने सामने कितने दर्पण रखे, यानी कैसा दर्पण रखे, ये मान लीजिए दर्पण है कि इसमें इसका पूरा प्रतिबिंब दिख जाए, ठीक ना? ये व्यक्ति है ना, इसमें पूरा दिखना चाहिए। कितना लंबाई होगा इसका? इस दर्पण की लंबाई को पूछ रहा है कि कितनी लंबाई का ले कि अपना पूरा प्रतिबिंब देख ले। तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपनी पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो उसकी जितनी हाइट है उसकी आधे की, यानी उसकी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का है तो 3 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब लेना पड़ेगा, 6 फुट का है तो 3 फुट का प्रतिबिंब दर्पण लेना पड़ेगा, यानी अपनी लंबाई का आधा लेना, आधे लंबाई का दर्पण लेगा तो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। तो चलिए इसकी लंबाई का करते हैं आधा, तो कितना हो जाएगा भाई? 0.7 मीटर, यानी ये जो लंबाई निकल के आ जाएगी कितना आ जाएगी? 0.7 मीटर। ऑप्शन की बात कर ले 8वें का, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात सबको समझ में आई होगी, ठीक ना? ये लेसन बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, ठीक ना? चलिए अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन। कह रहा है कि किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है? सदैव यानी यूनिवर्सल, हमेशा के लिए क्या हो? एक होता है। तो भाई किसका होता है? आवर्धन क्षमता पहले समझ लेते क्या होता है। आवर्धन क्षमता क्या होता है? आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? मैंने बताया भी है, क्या? प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज की लंबाई, अब बटे में किसकी लंबाई? तो ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि वो कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा सदैव के लिए जो वस्तु की लंबाई होती है उसी उतने ही लंबाई का क्या बनता है? उसका प्रतिबिंब बनता है। तो किस में बनता है? समतल दर्पण में बनता है भाई। समतल दर्पण में किस में बनता है? समतल दर्पण में। जितनी लंबाई की क्या होगी वस्तु रहेगी, सेम उसी लंबाई का क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब भी बनता है। किसमें?
तो आपका समतल दर्पण में। तो जो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है सदैव क्या होती है, एक होती है, सदैव एक होती है। क्यों? क्योंकि जो इसका प्रतिबिंब का लंबाई और वस्तु का लंबाई होता है बराबर होता है। बराबर भाई होगा, ये 10 सेंटीमीटर का तो ये भी 10 सेंटीमीटर का, 6 फुट का तो ये भी 6 फुट का, 6 से सब कैंसिल होकर एक ही होता है, सदैव एक आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 9वें का। सदैव किस दर्पण का होता है, तो समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8वें 9वें दोनों को ऑप्शन नंबर सी ही मैच किया। चलिए अगला भी देखते हैं क्या है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस वस्तु के प्रदीप्त होने का, यानी किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। भाई कोई वस्तु प्रदीप्त है, प्रदीप्त मतलब स्वयं का प्रकाश हो, उसका स्वयं से प्रकाशित होती हो तो उसका पता कैसे लगाएंगे। ऑप्शन सुनिएगा, कह रहा है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग पढ़िए देखिए। कह रहे वस्तु को गर्म करके पता लगा सकते हैं कोई प्रदीप्त है कि क्या है, नहीं भाई। वस्तु को पालिश कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि वो क्या है, प्रदीप्त है, नहीं। वस्तु को अंधेरे कमरे में रखकर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक ना, कोई वस्तु क्या हो रही है, चमक रही है, उसमें खुद का प्रकाश है, उसको कैसे मालूम चलेगा, तो आप उसको रखिए किसी अंधेरे कमरे में, तो खुद पे खुद वो अपना उजाला क्या करने लगेगा, फैलाने लगेगा, अपने अंदर की जितनी भी खूबियां रखा है वो दिखाने लगेगा। ठीक ना, जैसे जो ही ये आसमान में तारे दिखाई देते हैं, कहते हैं दिन में नहीं दिखाई देते हैं, क्यों भाई, क्योंकि वो अभी प्रकाश में रहते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहता है तो वो उनका जो प्रकाश होता है बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है, जैसे अंधेरा होता है, उनका प्रकाश दिखाई देने लगता है ना। वो कैसी हैं, प्रदीप्त तारे क्या होते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। तो जैसे वो प्रकाश हटता है, अंधेरा होता है, तो वो दिखाई देने लगते हैं, तो कहते हैं हाँ भाई वो चमक रहा है, खुद के प्रकाश से चमक रहा है, वो प्रदीप्त वस्तु है। तो कोई भी प्रदीप्त वस्तु का पता लगाना है कि वो प्रदीप्त है कि अदीप्त है, तो उसको कहाँ रखना पड़ेगा, आपको अंधेरे जगह में रखना पड़ेगा, जिससे उसका प्रकाश दिखे। अगर प्रकाशित होगी, खुद का प्रकाश होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कैसे रखते हैं, उसका अंधेरे कमरे में रख के प्रदीप्त वस्तु का पता लगाया जाता है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई देखिए बहुत सी मिल रहा है, इसीलिए सी नहीं, वो सी नहीं, ऑप्शन सी मिल रहा है। ठीक ना, तो बहुत लोग कहते भी हैं जिसको समझ में नहीं आए ऑप्शन नंबर सी मार देना। ठीक ना, तो ज्यादातर मिलता है, देख ही रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सी ज्यादा मिल रहा है। ठीक ना, तो चलिए 11 का भी देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन का भी कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सी नहीं ना मिल रहा है। चलिए, किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परिवर्तन क्या होता है, ऑप्शन के अनुसार सुनिएगा। ऊपर वाले तल से होगा, केवल नीचे वाले तल से होगा, या दोनों तलों के बीच बार बार होगा। समझिएगा इसका कहने का मतलब क्या है। 11वें क्वेश्चन का कह रहा है कोई मोटा समतल दर्पण है। ठीक ना, मोटे का मतलब देखे होंगे ऐसा दर्पण आप लोग, जैसे मान लीजिए दर्पण आता है ना, उसकी अपेक्षा थोड़ा मोटा हो। ठीक ना, जैसे खिड़की उड़की में लगाया जाता है या कोई कुछ बनाया जाता है जैसे मोटा थोड़ा हो, 1 सेंटीमीटर या ½ सेंटीमीटर का। ठीक ना, तो वैसा दर्पण हो तो देखे होंगे कि ये वाला जो पोर्शन होता है ना उस दर्पण का बहुत चमकता है। ये वाला पोर्शन क्या होता है, चमकता है। क्यों चमकता है भाई, क्यों चमकता है, जब प्रकाश जाता है ना तो इन दोनों के बीच थोड़ा कई बार आप इसी में परिवर्तन होता रहता है। ठीक ना, इधर भी बाहर भी निकलता है, लेकिन इसके बीच में भी क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, दोनों तलों के बीच। तो जो आपका ऑप्शन ए कह रहा है ना कि सिर्फ ऊपर वाले तल से परिवर्तन होता है, नहीं भाई, केवल जाके लास्ट वाले तल से परिवर्तन होता है, नहीं, इन दोनों तलों के बीच क्या होता है, परिवर्तन बार बार होता रहता है प्रकाश का। इसी कारण ये क्या होता है, ये वाला भाग चमकता भी है। आप लोग देखे होंगे मोटे जो समतल दर्पण होते हैं ना, उनका ये वाला पोर्शन चमकता दिखाई देता है। क्यों, इसी कारण कि दोनों तलों के बीच बार बार क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, किसी एक तल से परिवर्तन नहीं होता है। ठीक ना, दोनों तलों से होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन सी ही भाई सही हुआ। कौन सा ऑप्शन, सी। ठीक ना, तो किसी को नशा नहीं ना आ रहा है भाई, ऑप्शन सी आ रहा है ज्यादातर, तो ठीक ना, नहीं होना चाहिए भाई। समझ में आया सबको, समझ में आ रहा है तो ठीक है भाई, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं जो आगे पढ़ाऊंगा उसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसको नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं आगे 12 नंबर का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पे खड़ा है, व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी होगी।
गजब यार, कैसा सब क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो सब बच्चे उड़ा देंगे ऐसे ही। भाई ये समतल, टेढ़ा मत बन यार, ये समतल दर्पण है, इससे दूरी दिया है कि भाई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, कितने मीटर की दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पे, तो प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनेगा, 3 ही मीटर की दूरी पे, है ना, 3 मीटर की दूरी पे बनेगा। तो पूछ क्या रहा है, इसके और इसके बीच की दूरी ना, तो जो आपकी दूरी दी रही, सिंपल सा समझिएगा, समतल दर्पण की बात करें, वस्तु की बीच की दूरी, अरे दर्पण और वस्तु की बीच की दूरी दी हो, कितना मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो प्रतिबिंब और उस व्यक्ति के कितना दूर होगा, मतलब मध्य की बीच की दूरी कितनी होगी, तो जो आपकी दूरी दी है उसका क्या करिए, 2 गुना, यानी 3 दूना 6, 2 गुना करिए, ठीक ना, कितना भी दिया हो, 4 दिया रहेगा तो 4 दूना, 2 गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 10 दिया रहेगा तो 10 दूना 20, ठीक ना, ऐसे 2 गुना कर देते हैं, तो दर्पण और व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकल के आ जाती है। बात समझ में आई ना, क्यों भाई, सेम दूरी पे, जितना दूरी पे होता है उतना दूरी पे बनता है, तो 2 गुना कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, तो ऑप्शन बात कर ले 12 का सी। भाई आज तो बहुत सी मिल रहा है, हाँ क्या बात है भाई, 9वां से लगाए नहीं, 8वें का 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी सी ऑप्शन ही मैच कर गया, ठीक ना। चलिए समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन के साथ, 14 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन, ठीक ना। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों के बीच बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। संख्या पूछ रहा है, संख्या n बराबर क्या होता है, फार्मूला भी लिख देते हैं भाई, 360 बटे में थीटा माइनस 1 यही होता है ना। यदि इसको सॉल्व करने में अगर दशमलव में आए, कुछ भी यानी दशमलव में आए, तो उसका अगला पूर्णांक लेते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो चलिए थीटा बराबर दिया है आपका कितना, 72 डिग्री, कितना दिया है 72 डिग्री, तो n का मान पूछ रहा है, इस वाले फार्मूले में रखिएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटे में 72 माइनस 1, कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, ऐसा हम लोग एग्जाम्पल भी कर चुके हैं, ठीक ना। 5 बार में कटेगा ना, 5 दूना 10, 1 5 7 35 1 36, 5 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 4, यानी जो प्रतिबिंब बनेंगे, एक ये समतल दर्पण है, एक ये समतल दर्पण है, और एक ये समतल दर्पण है, ऐसे हैं, ठीक ना। और इनको 72 डिग्री कोण पे रखा गया था, ठीक ना, 72 डिग्री कोण पे रखा गया था, तो इनमें यहाँ पे रखा गया था वस्तु को, तो इसमें बनेगा प्रतिबिंब, फिर इसका इसमें दिखेगा, इसका इसमें, इसका इसमें, ऐसे ऐसे दिखते दिखते कितनी बार दिखेगा भाई, 4 बार दिखेगा। कब, जब 72 डिग्री का रहेगा तब। जैसे थीटा बदलेंगे प्रतिबिंबों की संख्या बदलेगी। बात सबको समझ में आई होगी। जब ये ना पूरा ना कटे ना भाग, तो उसका अगला पॉइंट ले लेते हैं, अगला पूर्णांक ले लेते हैं। जैसे यही नहीं कटा होता, 5 दशमलव कुछ आ गया होता, तो 6 लेते, 6 में से 1 को घटाते। ये 3 दशमलव कुछ आ जाता तो 4 को लेते, 4 में से 1 को घटाते, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पे कटाने पे यदि दशमलव में भाग जाती है, तो उसका अगला पूर्णांक ले लेंगे। कौन सा लेंगे, अगला ले लेंगे, ठीक ना। चलिए, तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यदि बच्चों वीडियो समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और जो लोग चैनल पे नए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हर बार बताते हैं भाई कि इससे यही होगा कि आपको जितने भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, जब करेंगे, कभी करेंगे, तो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।